Okay, question is Zinc Limited. Zinc Limited is engaged in trading business. Following data has been extracted from Zinc Limited's business plan for the year ended 30th September 2012. जनवरी और फरवरी की एक्चुअल सेल्स बताई हैं 85 मिलियन 95 मिलियन, और मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने फोरकास्ट है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. कैश सेल is 20% of total sales. Zinc Limited earns a gross profit margin of 25% of sales and uniformly maintains a stock at 80% of projected sale of the following month. How do we calculate average inventory? Opening plus closing divided by 2. हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था कि अगर इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करने हो तो हाउ डू वी कैलकुलेट इन्वेंट्री पीरियड? इज एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री? इसको हम डिवाइड किससे करते हैं? राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दर हकीकत हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम एक साल में कितना स्टॉक कंज्यूम करते हैं. जितना आप कंज्यूम करते हो या सेल करते हो, कॉस्ट नॉट रेवेन्यू, उसमें से कितना स्टॉक आपके पास अभी भी कॉस्ट पे मौजूद है, और अगर दिनों में देखा जाए तो ये कितने दिनों की कंजम्पशन के बराबर है. इस फॉर्मूला को हम मजीद तोड़ भी सकते हैं. मिसाल, इन्वेंट्री के 3 फॉर्म्स होते हैं. एक होता है रॉ मटेरियल. तो ऐसा मुमकिन है कि मैं कैलकुलेट करूं रॉ मटेरियल पीरियड. रॉ मटेरियल पीरियड का मकसद कि जिस दिन से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और जिस दिन फैक्ट्री में जाता है, यानी वो WIP की शक्ल अख्तियार कर जाता है, तो वो रॉ मटेरियल कितने दिन रहता है. राइट. अब इसको अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लूं तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से अगर याद करें, हम रखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल दैट इज कंज्यूम्ड. फिर उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स. यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इट इज नॉट जस्ट रॉ मटेरियल, इट इज एंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो अगर मैं रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक देखूं तो उसको डिवाइड किससे करना चाहिए? परचेज से या कंजम्पशन से? कभी हमें अगर परचेजेस की फिगर गिवन नहीं होती. अच्छा, ऐसा सिलसिला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए. वजह कि जब हम एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट की हैसियत में काम कर रहे होते हैं तो हम शायद कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो गालिबन हमने बनाई नहीं होगी, बनाई किसी और ने है. हम सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं दैट हाउ हैज द कंपनी बीन परफॉर्मिंग. तो IAS 1 के हिसाब से कुछ चीजें डिस्क्लोज होती हैं, बास चीजें उसके अंदर कंसील हो जाती हैं. मिसाल, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम सिंपली दिखाते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेजेस कितनी थी, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आती हैं, जो कि अगर हमें गिवन नहीं है. ठीक है, तो वहां पे इसको ऐसा सब्सटीट्यूट किया जा सकता है. लेकिन परचेजेस को आप कंजम्पशन तब अज्यूम करेंगे जब आपके पास डेटा मौजूद ना हो. राइट. एवरेज स्टॉक और उसको कंजम्पशन रखा और मल्टीप्लाई कर दिया 365 से. सेम वील डू विथ WIP एंड सेम वील रिपीट फॉर. अच्छा, इसने इस सवाल में क्या कहा है कि कंपनी आइंदा आने वाले महीने की सेल, इसका क्या मकसद है? सेल्स रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल्स? आइंदा आने वाले महीने की सेल
का 80% स्टॉक पहले से रखा जाता है। आप कॉस्ट का 80% लेंगे या रेवेन्यू का 80% लेंगे? कॉस्ट का, बिकॉज मैं इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूं। तो अगले महीने मिसाल फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर मेरी जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी है वो कितनी होगी? इसने बताया कि 25% जीपी है। सेल्स का 25% अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो रिमेनिंग 75% क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। उस कॉस्ट ऑफ सेल का 80% मैं एडवांस में रखता हूं। अब इसको आप टी शेप फॉर्म में रखें या वैसे ही कैलकुलेट करें कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, क्लोजिंग कितना होगा और परचेज कितना किया जाएगा। बिकॉज इसने ये वाजे किया कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस का मकसद खुद नहीं बनाते, तो कोई डायरेक्ट मटेरियल, कोई डायरेक्ट लेबर नहीं, कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं, फिनिश गुड। इसके थ्रू पहला हमने सेल्स बजट बना दिया जो कि गिवन है। उसके नजदीक हमने डायरेक्टली परचेजिंग बजट बनाना है क्योंकि प्रोडक्शन तो हम कर रहे नहीं है। तो ओपनिंग क्लोजिंग का हिसाब रखते हुए हम ये देखेंगे कि हर महीने स्टॉक खरीदा कितना जाएगा, इससे हमें परचेजेस पता चल जाएंगी। 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ subsequent to sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following sale. अच्छा, जो कैश सेल है वो तो कैश सेल है। क्रेडिट सेल कितनी है? 80%। उस 80% का 60% मिल जाएगा अगले महीने में और बाकी पैसा, अब बात होगी सीधी, यानी आप अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, टोटल सेल्स करें तो 20 रुपए तो आज ही आज मिल जाएंगे, कैश है। बाकी जो 80 रह गया उस 80 का 60 अगले में और उस 80 का 40 उसके भी अगले महीने में मिलेगा। 80% ऑफ कस्टमर्स डिडक्ट इनकम टैक्स एट 3.5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ऑफ कोर्स होता है ना कभी विदहोल्डिंग एजेंट्स की तरह। अब कुछ डेटर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, जब आपको पेमेंट करते हैं तो वो 3.5% टैक्स माइनस करके देता है, लेकिन सारे कस्टमर्स नहीं करते, 80% कस्टमर्स करता है। इन जनवरी 2012, अच्छा ये जो 3.5% है वो पेमेंट पे है। कल जिस तरीके से हम देख रहे थे सेल्स टैक्स का ना, तो हमने पूरी कलेक्शंस निकाली, पेमेंट्स निकाली फ्रॉम कस्टमर्स एंड टू सप्लायर्स और सीधा सीधा उस पर हमने 17% लगा दिया क्योंकि रिसीट बेसिस पे है ना। सेम ये भी रिसीट बेसिस पे है, तो आप सिंपली कलेक्शन निकालें, कलेक्शन का 80% निकालें, 80 पे 3.5% आके पेमेंट में डाल दें। इन जनवरी 2012 जिंक लिमिटेड पेड 2 million as 25% advanced against purchase of packaging machinery। 2 million कितना फीसद है? 25%। तो 100% कितना होगा? 8 million। हम उसका 2 million दे चुके हैं। The machinery was delivered and installed in Feb 2012 and was to be operated on test run basis for 2 months। तो सप्लायर ने हमें कहा कि भाई मैंने आपके लिए बना ली है, फरवरी में उसने आपको दे दी, इंस्टॉल कर दी, अब 2 महीने आप उसको टेस्ट करोगे। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation। इंस्टॉलेशन कौन से महीने में हुई है? फेब में। तो उसका 50% अमाउंट कितना देंगे? मार्च में। अच्छा, 50% किसका? नहीं, 50% किस पे लगेगा? परचेज प्राइस, बैलेंस पे नहीं। ऐसा कह सकता ना कि बाकी जो बैलेंस बच गया है, एज यू सेड के 20 मिलियन, 2 मिलियन हमने दिए तो 80 लाख रुपए टोटल हुए, 80 लाख में से बाकी 6 मिलियन बच गए। 6 मिलियन का 50 हो सकता था ना। वो कहता अगर 50% ऑफ बैलेंस, इसने कहा 50% ऑफ परचेज प्राइस। ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ टेस्ट रन। तो फैब में अगर आपने इंस्टॉल किया है, मार्च और अप्रैल में जाके आपका टेस्ट रन मुकम्मल होगा और जो बकिया पेमेंट होगी वो आप मार्च में, अप्रैल में करेंगे। क्रेडिटर्स आर पेड 1 month आफ्टर परचेजेस। Admin and selling expenses are estimated at 16 and 24% of the sales respectively and are paid in the month in which they are incurred। अच्छा, ये 16 और 24% किसका है? सेल्स का, राइट, रेवेन्यू का, ना कि कलेक्शन का। और पे किया जाएगा ऑन द कैश बेसिस सेम मंथ। ZL हैज कैश इन बैंक बैलेंस ऑफ 100 million एज एट 29 फरवरी 2012। Prepare month wise budget for the quarter ending 31 मई।
व्हाट्स योर टेक? हो जाएगा या साथ करें? एज यू फाइंड इंटरेस्टिंग। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आई वुडेंट प्रेफर टू डिस्ट्रॉय अ सवाल। साथ करने एक सवाल हो जाएगा, फिर उसको आप ट्राई कर लो। अभी कर लो तो अभी कर लो, या भले बाद में कर लो। बाद में बजट के अंदर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब तक आईकैप में कभी भी ये थ्योरेटिकल एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं रहे, लेकिन एमएफए का अगर हम फॉर्मेट देख रहे हैं तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यू हैं, उसके अंदर वो एक छोटा छोटा सा पार्ट हमसे पूछ लेता है। सो इफ़ वी इग्नोर एनीथिंग, एमसीक्यूज़ का या शॉर्ट क्वेश्चंस का यही प्रॉब्लम होता है कि उससे सिलेबस की कवरेज बेहतर हो जाती है, जो कि एग्जामिनर के लिए फ़ायदा है, स्टूडेंट के लिए नुकसान है। तो हम सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं कर सकते कि हम इस एक लफ्ज़ मुझे नहीं समझ में आया मैं उसको छोड़ दूँ, वो 2-4 मार्क्स का मुझसे पूछ ले तो मैं सीधा सीधा देखूंगा यार मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम छोटे छोटे टर्म्स को देख लेते हैं। बजट सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बजट बेसिकली पूरा एक सिस्टम है। जिस तरह किसी भी इदारे के पीछे एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ के पीछे हम सर जोड़ के बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों में क्या किया जाता है, एक सिस्टम बना दिया जाता है, सिस्टम में इनपुट आता है, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट बन जाता है, सिंपल। वो ऑटो पायलट पे लगाना बड़ा आसान होता है, हर बार सीनियर्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम है भाई, हमारी पॉलिसी है, ये ऐसा ही होता है। अगर हर बंदे की जस्टिफिकेशन सुन के मैं पॉलिसी को रिवाइज करता रहूँगा तो ऐसे इदारे नहीं चल सकते। हमें एक सिस्टम बना देना है, इनपुट सिस्टम आउटपुट। बजट में स्पेसिफाई कर दिया जाता है जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा उसको हम पहले से बता देंगे कि भाई टारगेट्स होते हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर ज्वाइन करेंगे, सेल्स टीम ज्वाइन करेंगे या प्रोडक्शन में ज्वाइन करेंगे, हम हर एक चीज़ के बजट टारगेट्स देते हैं और आपने उन टारगेट्स के अंदर अंदर काम करना होता है। कॉस्ट मैनेजर अगर उस कॉस्ट टारगेट से कम खर्चा करता है तो हमारा एक अप्रेजल होगा, हम देखेंगे कि अगर आपने कम खर्चे में हमें काम करके दे दिया हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, आपको प्रोमोट करेंगे। जाहिर सी बात है हर एम्प्लॉय ज्वाइन करते हुए देखता है कि मेरे प्रमोशन के चांसेस क्या हैं एंड हाउ वुड यू प्रमोट। से मैं एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा था, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड देम इज के हाउ डू यू असेस कि एक टीचर अच्छा है या अंडर परफॉर्मिंग है, हाउ डू यू असेस? तो जैसे स्टूडेंट्स फीडबैक, तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज बायस, बिकॉज स्टूडेंट के लिए अच्छा टीचर वही होगा जो मार्क्स अच्छे देगा। अगर कोई बच्चों के कहने पर सिलेबस को हल्का कर दे, पेपर को आसान कर दे, पेपर से एक दिन पहले टॉपिक्स बता दे और मार्क्स पे हल्का हाथ रखे, किसी को फेल ना करे, टीचर सारे यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगा यार ये टीचर बेस्ट है। और अगर कोई ऑनेस्ट है, कोई सिंसेयर है, वो बच्चे को कहता है बेटा तुमने मजा नहीं किया मैं फेल कर दूंगा, और फेल हो जाता है बच्चा, तो बोलेंगे बेकार टीचर है ये फेल कर देता है। एक बंदा हमारा जानने वाला एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन जिस पोस्ट पे है ना वो मोस्ट सीनियर है, उसके आगे कोई पोस्ट नहीं है। तो वो कहता है कि अगर मैं यहां पे रहा तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज जिस पोस्ट पे मैं हूं उसके आगे यहां पे कोई पोस्ट नहीं है, तो मैं इस कंपनी को छोड़ के अब दूसरी कंपनी में जाऊंगा। मेरा एक कजन, उसको बैंक में जॉब थी, ही वॉज गेटिंग 40,000 समथिंग 50,000 फ्रॉम द बैंक। तो उसको एक सॉफ्टवेयर हाउस से उस दौर में जॉब आई थी और उसने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया, उसको लाख सवा लाख रुपए देने लग गया। आफ्टर वर्किंग फॉर सम ईयर्स, 2-4 साल के बाद उसने मुझे कहा कि यार मैं रिज़ाइन करके वापस बैंक जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बैंक में वापस जाओगे तो कितने पे? तो उसने कहा कि एक बैंक से मेरी बात हो गई मेरे पुराने एम्प्लॉयर से ही, एंड दे आर ऑफरिंग मी 70,000 रुपीज़। तो मैं कहा आपकी एग्जिस्टिंग कितनी है? तो उसने मुझे कहा 1,40,000। और उसने ये भी कहा कि जब मैंने अपने HR से बात की कि आई एम रिजाइनिंग और आई एम गोइंग बैक टू बैंक, तो उन्होंने मुझे 1,60,000 कर दिया, बढ़ा दिया। तो मैं कहा तुम 1,60,000 छोड़ के 70 पे जा रहे हो। उसने कहा कि यार पूरे पाकिस्तान में जो बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है वही है जहां पे मैं काम कर रहा हूँ।
अगर इस सॉफ्टवेयर हाउस से मैंने छोड़ा तो मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी क्या बन जाएगी, ये सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपर्ट है। बैंक पाकिस्तान में बहुत है और बैंकिंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। जब मैं एक बैंक को छोड़ के देखूंगा तो दूसरी ऑफर्स मेरे पास बहुत ज्यादा होंगे। एम्प्लॉय कंसिडर्स एवरीथिंग, लिहाजा उसको पहले से बता दिया जाता है कि हाउ डू वी वर्क, स्ट्रिक्ट है, टाई लगा के आनी है या यहाँ पे कैजुअल है। टाइमिंग के हवाले से 10-15 मिनट आगे पीछे कोई मसला नहीं है, या अगर आपने टाइम पे बायोमेट्रिक्स नहीं किया ठग करके पेनल्टी लग जाएगी, जुर्माना लग जाएगा। हाउ डू वी वर्क, क्या आपके ऊपर बॉसेस हैं जिनको आपने रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट करना है। सो दीज आर समथिंग, फ्यू थिंग्स दैट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, हम पहले से बता देते हैं। तो बजट के हवाले से क्या है, बजट का पर्पस क्या है, हम पहली बात तो प्लान करना चाहते हैं। एक जंग भी पे भी जाते हैं, गेम पे भी जाते हैं, तो हम प्लान करते हैं कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। तो पूरा प्लान बनाना है कि आइंदा आने वाले साल के लिए हम कितना रेवेन्यू कमाएंगे, खर्चे कहां तक रखने हैं, प्रॉफिट कितना होना है, और कौन कौन से एसेट्स खरीदने हैं, फंड्स कहां कहां से रेस करना है, ये पूरी चीज प्री प्लान होनी चाहिए। बजटिंग का काम प्लानिंग करना है। दूसरा काम है कंट्रोल करना। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री में मैनेजर ने 20,000 यूनिट्स बनाए और उसके पीछे उसने 50,000 केजीज यूज कर लिए, हाउ वुड यू रिएक्ट? तो आप बोलेंगे पता नहीं, बताओ तो सही स्टैंडर्ड क्या था। हाँ, तो वेरिएंस एनालिसिस में हमने पढ़ा था कंट्रोल करने का कि 20,000 केजीज 20,000 यूनिट्स शुड हैव कंज्यूम्ड इतने केजीज एंड कंज्यूम्ड इतने केजीज, इतने में खरीदने चाहिए थे, इतने में खरीदे गए हैं, इतने घंटे लगने चाहिए थे, इतने। अगर आपकी चीज पहले प्लान्ड है तो उसको कंट्रोल करना आसान होगा। अगर हम बैचेस स्टार्ट करते ही, बिकॉज जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं और हर महीने एग्जाम्स हैं, तो हर टीचर ये समझता है कि मेरा पेपर आखिर में दिया जाएगा। तो अगर 4 महीने वाली बैच 6-7 महीने पे चली जाती है तो हम किसको ब्लेम करेंगे? तो एक सिस्टम क्या कहता है कि आप पहले प्लान करो कि अगर एक नया बैच शुरू हुआ, उस पीआरसी के अंदर उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से महीने में दिलवाने हैं, और इसको फिक्स कर दो। बच्चे के हाथ में ना छोड़ो कि जब उसको समझ में आए वो पेपर दे दे, आधा बैच कुछ दे रहा होगा, आधा बैच कुछ दे रहा होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, पहले तो प्लान कर लिया, फिर हमने करना है कंट्रोल कि क्या सिलेबसेस टाइमली कवर हो रहे हैं, क्या वाकई में अगर हमने अगस्त में बैच शुरू किया और दिसंबर में एक पेपर दिलवाना है तो दिसंबर की रफ्तार जा रही है। हम कंट्रोल तब करेंगे जब हमारे पास एक स्कीम ऑफ वर्क होगी, एक कोर्स प्लान होगा, एक लेक्चर प्लान होगा कि कौन से टॉपिक पे कितने घंटे लगने चाहिए और कौन से महीने में कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। फिर जब हम फीडबैक लेते हैं बच्चों से कि सिलेबस कितना हुआ है, तो हम उसको फिर मॉनिटर करते रहेंगे। इसको हम कहते हैं कंट्रोल करना। कंट्रोल उसी को किया जाएगा जो पहले प्लान्ड होगा। अगर एक चीज़ प्लान्ड ही नहीं है, मैंने बैटिंग शुरू करते वक्त भाई ये भी सोचा जाता है कि टॉस पे जाएंगे तो टॉस जीत के क्या करना है, बैट फर्स्ट हुआ तो क्या करना है, बॉल फर्स्ट हुआ तो क्या करना है, फिर हम पहले किसको भेजेंगे, वन डाउन कौन जाएगा, कितना हमें टारगेट देना है, एवरेज कितना रखना है, कौन से बॉलर को हिट करना है, कौन से बॉलर को रोकना है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं और प्लान के बाद किया जाता है कंट्रोल। अगर कोई चीज़ कंट्रोल से आउट हो गई, मिसाल पहली बॉल पे विकेट गिर गई, हमने यार मरवा दिया इसको, तो हमने इस हिसाब से भेजा था कि ये करीबन 50 तो करके आएगा, लेकिन कोई नहीं, अब हम ये भेजते हैं। तो जिस तरह क्रिकेट में कॉन्सेप्ट आता है नाइट वॉचमैन का, कि हम क्या करते हैं, बॉलर को आगे भेज देते हैं, हालांकि वो बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसको नाइट वॉचमैन को आगे भेज देते हैं कि भाई तू संभाले, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। तो प्लानिंग के अंदर जो आपने सोचा, वहां पे एक आती है फोरकास्टिंग और एक आती है डिसीजंस। फोरकास्टिंग में आपका कोई डिसीजन नहीं है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, लेकिन आप उसमें अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं कि नहीं मुझे सेल को यहां तक पहुंचाना है। तो वो कहता है कि सर अगर आपको सेल्स इतनी बढ़ानी है, अगर आपको एडमिशन इतने लेने, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्स वाले बंदे को मैंने मार्केटिंग से मिलाना है, लेकिन हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई इस बार हमें कैसे भी करके पीआरसी के 4 बैचेस बनाने ही बनाने हैं। तो अगर हम एक सेल्स टीम को टारगेट देते हैं कि आपको कैसे भी करके इतना बच्चा सिक्योर करना है, तो वो कहेगा सर बच्चा इंक्वायरीज तो आए, अगर इंक्वायरीज हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कि कहीं काउंसलिंग में जोल तो नहीं है। डिसीजन मेकिंग कि हम फिर अकॉर्डिंगली लेट्स से इंक्वायरीज इतनी ज़्यादा है कि बंदा उनको घुमा रहा है,
वो देखता है कि पीछे लाइन लगी हुई है, फोन पे फोन है, मैसेजेस पे मैसेजेस है, और वो उसको जल्दी निपटा रहा है, उसको प्रॉपर काउंसिल नहीं करा। जबकि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर बच्चा कहता है ना एडमिशन लेना है, हम उसको पूछे पहले बताओ सीए के बारे में पता है। अगर वो कहता है नहीं मेरे भाई ने किया है, मेरे कजिन ने किया है, तो हम उसको कहते हैं पहले तुम समझ तो लो कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद तुम पैर डालो। हम पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं एक एक बंदा काउंसलिंग ले, प्रॉपर समझो, उसके बाद घुसना है। बाद में बददुआएं नहीं देना, सही है? दुआएं होनी चाहिए कि भाई हमें पूरा समझाया था फिर भी हमने जिद की थी। खैर, डिसीजन मेकिंग। इसी हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन, कि कोई बंदा कहता है यार काम बहुत बड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे टीम चाहिए, मुझे असिस्टेंट्स चाहिए, मुझे बंदे चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे बड़ा ऑफिस चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली वो रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे कि किसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी को गाड़ियों की ज़रूरत है, किसी को बंदों की ज़रूरत है, किसी को प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। हम अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें प्लान करके रखेंगे। रिसोर्सेज को एलोकेट करना। एंड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेट करने का जिस तरह अभी हमने बात की। मैं सेल्स टीम को तो टारगेट दे दूं, वहाँ फैक्ट्री वाला कहे ओ भाई साहब मुझसे तो पूछो, जितना आप उसको टारगेट दे रहे हो उतनी फैक्ट्री में कैपेसिटी नहीं है। तो हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। पहले उससे पूछना है कि भाई आप कर सकते हो ये चीज़। अगर हम एक साल में इतनी मार्केटिंग करते हैं कि सामने से इतनी सेल्स आ जाती हैं, क्लास में बिठाने के लिए बच्चों को बिठाने के लिए स्पेस है इतना, क्या टीचर के पास इतना टाइम है कि वो कर पाएगा? ऐसा ना हो कि आप बैचेस पे बैचेस शुरू करते जाए और टीचर बौखला जाए, वो कह यार मैं किस किस को संभालूं, इतने तो मुझसे बच्चे नहीं संभाल रहे। कोऑर्डिनेट, राइट? ये हमारे बजटिंग का पूरा पर्पस है। और फिर हम कम्युनिकेट कर देंगे कि व्हेन वी आर डन विद बजटिंग, हम हर एक को टारगेट दे देंगे, भाई आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम। दूसरा, स्टेजेस क्या क्या होती हैं। पहले तो एक होती है बजट कमेटी। बजट कमेटी का एक नाम आपने सुना होगा ना, जिस तरह यूनियन की एक कमेटी बनती है, बिल्डिंग की एक कमेटी बनती है। वो कमेटी क्या होती है, बेसिकली सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, जिनको हम कहते हैं दीज आर ब्रेन्स, द ब्रेन्स बिहाइंड बिजनेस। ये ब्रेन्स हैं, और ये बताएंगे कि हम बजट को कहाँ पे अप्रूव करना है। एक बंदा होता है सामने वाले की जस्टिफिकेशन और आर्ग्यूमेंट को ना एक चुटकी में एक्सेप्ट कर लेता है, यार ये कह रहा है, सामने वाला कह रहा है, तुमने मान लिया, आर्ग्यू तो करो, उसकी बाद में जस्टिफिकेशन सदाकत ही नहीं है। अगर ये था तो फिर यूं क्यों हो रहा है? कुछ लोग होते हैं क्रॉस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं अच्छा, ये होते हैं क्रॉस करने वाले। बिकॉज अगर मैनेजर्स से आप टारगेट डिसाइड करोगे ना, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी आसान बनाएगा। सेल्स मैनेजर कम से कम सेल्स का टारगेट लेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट वाला आपसे महंगे से महंगा बजट लेगा, ताकि वो जो भी करे फेवरेबली हो। ये कमिटी एक टीम बैठती है, ठीक है, मेंबर्स हैं सीनियर मैनेजर्स, वो उस बजट को अप्रूव करते हैं और फिर रिव्यू करते चलते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बजट बनाते हैं, अब एक बजट जुलाई में अगर हमने दे दिया और वो पूरे 12 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ये बजट बनाएगा कौन, ये तय होगा ना। फिर असेंबली में कौन प्रेजेंट करेगा? अगर मिसाल फाइनेंस मिनिस्टर ने करना है, कोऑर्डिनेशन करनी है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री को कितने कितने पैसे चाहिए होंगे, तो वो अल्टीमेटली अप्रूव कौन करेगा बजट, राइट? तो जो टीम बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बजट कमेटी। बजट का एक मैन्युअल होता है। मैन्युअल का मकसद एक सिस्टम बना होता है, एक प्रोसीजर बना होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस बनी होती हैं कि बजट बनाने का तरीकेकार क्या है। जिस तरह हमने कहा कि भाई हर चीज का ना एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, सबके लिए प्रैक्टिस सेम होनी चाहिए। बजट बनाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बजट कैसे बनाया जाएगा, किन किन से इनपुट कैसे लिया जाएगा, फोरकास्ट कैसे किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का हिसाब किताब कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक तरीकाकार बताया जाता है कि मैन्युअल के अंदर कि बजट प्रिपेयर किया कैसे जाता है। हर इदारे की एक डिफाइंड पॉलिसी होती है, और जो भी बंदा आएगा, आज ये फाइनेंस मिनिस्टर है, कल को दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, तो उसको भी पता होगा कि इस इदारे का सिस्टम क्या है कि बजट यूं बनाया जाता है। बजट पीरियड, ठीक है, एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट।
ये भी क्लियर है कि एक डिपार्टमेंट होगा जो पूरी ये प्लानिंग कर रहा होगा। जाहिर सी बात है जो कमिटी है उसको पूरा इनपुट चाहिए, वो खुद जाके फील्ड में काम नहीं करेंगे, वो खुद जाके बंदों से बात नहीं करेंगे, उनको इनपुट चाहिए, राइट। तो जब इनपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट से। वो डिपार्टमेंट के अंदर लोग होंगे जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ प्रोडक्शन मैनेजर से, सेल्स मैनेजर से, मार्केटिंग मैनेजर से डिस्कशंस करेंगे और अल्टीमेटली एक चीज़ लाके डेटा हमारे पास रखेंगे। अच्छा, ये हो गए कुछ टर्म्स। तरीका क्या होगा, पहला हम डिटेल्स कम्युनिकेट कर देंगे कि भाई बजट बनने जा रहा है। जिस तरह भाई 14 अगस्त आ रही है तो हम प्री प्लान करेंगे ना, कौन क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा पूरे इवेंट को एग्जीक्यूट करने का। फिर हमने उसमें लेट्स से कोई एक कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ रख दिया या कोई टेबलोस उसमें बना दिए जिस तरह स्कूल्स में होता था। फिर कौमी तराना गाया जाएगा, शुरू कौन करेगा, नात कौन पढ़ेगा, एट्सेट्रा। एक सारी चीज़ें पहले कम्युनिकेट की जाती है टीचर को कि भाई 14 अगस्त आ रही है, आपके पास ये 20 दिन है, आपके पास ये 30 दिन है, इसमें काम करना है। तो वो डिटेल्स कम्युनिकेट की जाएंगी सारी। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल बजट फैक्टर। व्हाट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मकसद वो फैक्टर, वो रिसोर्स जो शॉर्ट सप्लाई में है, जो स्कार्स है। अगर कोई फैक्टर स्कार्स है, ऑब्वियसली सबसे पहले उसी को देखा जाएगा कि भाई आप सारी बातें तो कर रहे हो, इतना तो मटेरियल ही नहीं है, इतनी तो लेबर ही नहीं है। तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चीज़ पढ़ चुके थे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से हम बताते थे कि हमारा बजट क्या बनेगा। अगर कोई प्रिंसिपल बजट फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले सेल्स बजट बनेगा, फिर प्रोडक्शन बजट एंड सो ऑन, प्रिपरेशन ऑफ बजट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रिंसिपल बजट फैक्टर, उसके बाद अपना प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। इफ देयर इज नो सच, तो एज वी सेड कि पहले हमने सेल्स बजट, प्रोडक्ट्स के डेटा लिए कि कितने कितने सेल्स यूनिट्स बिकेंगे, पिछले साल कितने बिके थे, फोरकास्ट क्या है, कौन से क्वार्टर में कितना इंपैक्ट आएगा, वो सारा हमने सेल्स बजट बना दिया। उसको देखते हुए हमने प्रोडक्शन बजट बना दिया, प्रोडक्शन बजट को देखते हुए हमने मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट बना दिया एंड सो ऑन। एक्सेप्टेंस। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द बजट, उसके बाद अच्छा इसके रिव्यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया और आप हाँ बोल दोगे, आप नेगोशिएट कर सकते हो, राइट। अगर आप कहते हो यार देखो मुनासिब कर लो, थोड़ी सेल्स बढ़ा के दो, कॉस्ट मुझे इतने केजीज में बना के दो यूनिट, 1 केजी मुझे इतने का बाय करके दो, यार देखो हो जाएगा, तुम सप्लायर से बात कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, जो कमेटी होगी वो कोशिश करेगी कि मैं आपको टफ टारगेट्स दूं और आप चाहेंगे कि आपको इजी टारगेट्स मिले, सो वील नेगोशिएट। एक्सेप्टेंस हो जाएगा और उसके बाद हमने फीड फॉरवर्ड बेसिस पे, एक फीड बैक होता है, वाइंड अप होने के बाद देखा जाता है जो अगले पीरियड्स के लिए काम में आएगा। एक होता है फीड फॉरवर्ड जो ड्यूरिंग द बजट पीरियड हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ द स्टेजेस इन्वॉल्व। उसके बाद अप्रोचेस के बजट बनाने के तरीके क्या होते हैं। एक होता है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट में हम क्या करते हैं, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी बजट कर लेते हैं कि मिसाल आइंदा आने वाले साल के अंदर हमने 1.25 लाख यूनिट्स बना के बेचने हैं। तो प्रोडक्शन बजट या जो सेल्स बजट होगा वो पूरा का पूरा किस पे बनाया जाएगा, 1.25 लाख यूनिट्स के ऊपर। तो 1.25 लाख यूनिट से रेवेन्यू कितना आएगा, उनको बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ये सारा हम बजट किस पे बनाएंगे, 1,25,000 यूनिट्स पे। What happens? एक्चुअली हम अगर 1,30,000 यूनिट्स बना के बेचते हैं, हम करते हैं कंट्रोलिंग कि सेल्स कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई हैं। भाई किधर है सेल्स मैनेजर, आ जाओ भाई, आज तेरे तालियां, और क्या बेहतरीन। लेकिन वेरिएंस एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि बजट को कभी भी एक्चुअल से कंपेयर नहीं करना, हमेशा स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। यूनिट्स को यूनिट से कंपेयर तो किया जा सकता है, लेकिन आप उसको तोड़ोगे इनटू वॉल्यूम वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस। उसके लिए आपको फिर 1,25,000 यूनिट्स को 1,30,000 से कंपेयर नहीं करना, 1,30,000 को ही 1,30,000 से कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन फिक्स बजट बोलेगा भाई क्या मसला है, मैं बोल रहा हूं कि सेल्स इतनी होनी चाहिए थी और इतनी हुई हैं बस। उसके पीछे जब हम जस्टिफिकेशन देना भाई वो 1.25 लाख यूनिट्स की सेल है, ये 1,30,000 की सेल है, ये बजट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मटेरियल कितना लगना चाहिए था टू प्रोड्यूस 125,000 यूनिट्स,
एंड हाउ मच हैव बीन कंज्यूम्ड फॉर 130,000। तो हम बोलेंगे कहाँ है प्रोडक्शन मैनेजर, तुक दई क्या किया ये, इतना मटेरियल लगा दिया। वो बोलेगा भाई यूनिट्स भी तो ज्यादा बनाए, लेकिन फिक्स्ड बजट क्या करेगा, वो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से रीड्राफ्ट नहीं किया जाएगा। वेयरएज इसका हल यह है कि हम फ्लेक्सिबल बजट्स बनाएं। हाँ, फिक्स बजट काम कर सकता है फॉर सर्टेन बिजनेसेस जिनका लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, उसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो कहता है हम इतने ही एडमिशन्स ले सकते हैं और हर बार ओवर सब्सक्राइब होते हैं। जो एप्लीकेशंस आती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं और वो क्या करता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं और उनको हर साल पता होता है कि इतने ही होंगे, ये कभी भी ज़्यादा या कभी भी कम नहीं हो सकते। वहाँ पे फिक्स्ड काम कर सकता है कि मिसाल अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी डिमांड इतनी है, या हमारा जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, जिस तरह लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं अगर फ्लोर मिल की, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक कोटा है कि आपको इतनी ही गंदम एक साल में मिलेगी और आटा हम जितना बनाते हैं बिक जाता है, लेकिन हम किसी भी साल में अपनी प्रोडक्शन को एक लिमिट से बढ़ा नहीं सकते बिकॉज गंदम का कोटा ही लिमिटेड है। तो आप उसको कह सकते हैं कि हम फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी पर रख सकते हैं। फ्लेक्सिबल में इफ यू हैव डाउट कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी लोएस्ट गई तो लेट्स से हम 80,000 यूनिट्स पे जा सकते हैं, एवरेज गया तो हम करीबन 1,20,000 यूनिट्स पे आ सकते हैं और अगर मैक्सिमम गया तो हम 1.5 लाख यूनिट्स पे जा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट को क्या किया जाएगा, 3 लेवल्स पे बनाया जाएगा, 3, 4, 5 जितने भी हो, मेरी मिसाल के मुताबिक 3 में। फिर जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी आएगा ना, हम क्या करेंगे, हम वेरिएंसेस की तरह इसको रीप्रिपेयर करेंगे कि अगर 1,25,000 यूनिट्स या 1,20,000 यूनिट्स का रेवेन्यू इतना आना चाहिए था, तो एक्चुअली जो हमने यूनिट्स बनाए वो 1,38,000 है, उसका रेवेन्यू कितना आना चाहिए था, उस पे केजी कितने लगने चाहिए थे, उस पे लेबर आवर्स कितने लगने चाहिए थे। ये पूरा बजट आखिर में फ्लेक्स्ड किया जाएगा। एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है फ्लेक्स्ड। फ्लेक्सिबल में मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बजट बना के रखे जाते हैं कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटीज। जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी सामने आ जाता है तो हम बजट को क्या करते हैं, रीड्राफ्ट करते हैं, रीप्रिपेयर करते हैं यूजिंग द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को फ्लेक्स्ड बजट से कंपेयर किया जाता है। नाउ दिस बिकम्स मोर रेलेवेंट, लाइक विथ लाइक। इसमें कुछ मैनेजर्स कहते हैं दैट यू आर मूविंग द गोल पोस्ट, कि आपने मुझे दिखाया स्टंप यहां है, मैंने सीधा बोल्ड मारने के लिए बॉल किया, आपने स्टंप ही हटा दिया। मैं सॉकर खेल रहा था, फुटबॉल, गोल पोस्ट वहां थी, मैंने किक इस हिसाब से मारी कि सीधा पोस्ट में जाता, लेकिन आपने गोल पोस्ट हटा दी। यानी जो टारगेट आपने मुझे दिया था मैं उसको अचीव ही करने लगा था और अचीव कर भी लिया था। तो आपने कहा ये टारगेट थोड़ी था तुम्हारा, आपने तो 1,38,000 यूनिट्स बेचे, उसका तो रेवेन्यू इतना आना चाहिए था। मेरे जहन में तो ये था कि मुझे 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है, मैंने 3.25 का किया, तो आपने कहा 3.25 तुम्हारा टारगेट थोड़ी था, तुम्हारा तो 3.5 था। आप टारगेट एक जगह पे रखो ना ताकि मैं अकॉर्डिंगली अचीव करूं। अब हमारी तरफ से जस्टिफिकेशन ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट है दैट यू आर मूविंग द गोल पोस्ट। बहरहाल फ्लेक्सिबल बजट को क्या किया जाएगा कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, यानी आपके बजट में जो खर्चे वेरिएबल होंगे वो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होंगे, जो खर्चे फिक्स्ड होंगे वो सेम रहेंगे। एक होती है स्टेप कॉस्ट, अगर आपने एक सर्टेन एक्टिविटी को क्रॉस कर लिया तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप उसको रीप्रिपेयर करेंगे, राइट। अगर कोई सेमी वेरिएबल है, एक लिमिट तक फिक्स्ड है, उसके बाद वेरी करेगा, तो आप देखोगे कि वो वेरिएबल वाली पोजीशन में आया है या नहीं आया। बहरहाल जो भी उसके फैक्ट्स हैं उस हिसाब से बजट को रीप्रिपेयर किया जाता है यूजिंग द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक होता है इंक्रीमेंटल बजट, ये हमने किया हुआ है। इंक्रीमेंटल बजटिंग में पिछले साल के रिजल्ट्स उठा के उसको उसके बेसिस पे अगले साल की जो भी एस्टिमेशंस हैं
प्री प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो अगर आपको पिछले साल 2021 का बजट दिया गया और बताया गया कि सेल्स वॉल्यूम इतने से बढ़ने वाला है, प्राइस इतने से बढ़ने वाली है, या कैश सेल्स इतने डिस्काउंट पे ऑफर होने वाली है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑल्ट्रेशंस जो आप करते हो उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट। दिस इज वेरी इजी टू प्रिपेयर, जीरो बेस्ड। इसका नाम है ZBB, जीरो। क्या समझ में आता है जीरो बेस्ड मतलब? दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरी स्क्रैच, कोरा कागज है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, पिछले साल का डेटा मौजूद है, उस ही को प्लस माइनस करके नया बना रहा हूं। जीरो में मेरे सामने क्या है, खाली। सारा बजट सिरे से बनेगा, हर साल बजट सिरे से बनेगा, राइट? इसमें बहुत ज्यादा ट्रबल है, बहुत ज्यादा पंचायतें हैं, बहुत ज्यादा सर का दर्द है। लेकिन ये बजट बनाया किस में जाता है? वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे फंड्स की शॉर्टेज होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे डोनेशन से पैसा आता है, एक लिमिटेड अमाउंट होता है। तो वो क्या करते हैं, हर साल अपना बजट जीरो से बनाते हैं। जीरो से बनाने का मकसद क्या होता है कि हम तमाम मैनेजर्स को कहते हैं कि अपने डिसीजन पैकेजेस सबमिट करो। यानी जब एक एम्प्लॉय को इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो उससे सवाल किया जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू? तो द एम्प्लॉय शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड। अगर वो ऐसी चीजें गिनवाएगा जो बाकियों में भी कॉमन है कि भाई आई एम कैफ क्वालिफाइड, तो बोलेगा पीछे देखो कौन है, ये सारे लोग कैफ क्वालिफाइड बैठे हैं, तो ना फिर सर देख ले जो सही लगे। लॉस्ट। यू शुड बी रेडी टू आंसर कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट मी, कि मैं आपकी कंपनी को पता नहीं देखो कहां लेके जाऊंगा। तो जब आपसे सवाल करता है कि आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हो, सही है तो आप बोलेंगे 2 बच्चों के साथ, एक स्कूल छोड़ रहा हूंगा और दूसरे को अभी एडमिशन कंसिडर कर रहा हूंगा। लेकिन दिस इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दिस शुड बी वन, दिस कैन बी वन, बट प्रोफेशनली अगर हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी सीट पे देख रहा हूं अपने आप को, तो दे वुड अप्रिशिएट। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे पेट पे लात मारोगे, नो, दे वुड अप्रिशिएट कि मैं इतनी सीनियर पोजीशन पे देख रहा हूं और आपकी सीट पे मैं अपने आप को अगले 7 साल में देख रहा हूं। इफ यू आर प्लान्ड, ऐसा नहीं कि बस सुने सुना है कहीं से जवाब मीम्स उठा के उनको क्रैक कर दिए, ऐसा नहीं। वैसा ही एक मैनेजर मेरे पास आता है, मार्केटिंग मैनेजर, मैं उसको कहता हूं यार क्या चाहिए? बोला सर अगले साल के लिए पैसे दें, बजट। मैं कहा क्यों दूं भाई, तुम करते क्या हो? डिसीजन पैकेज में वो मुझे सारी चीजें बताएगा कि व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाट डू वी डू, एंड क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं? क्या ये जो मैं ऑब्जेक्टिव हासिल करता हूं किसी और तरीके से भी किया जा सकता है? और व्हाई एम आई इंपॉर्टेंट इन दिस बजट? प्रोडक्शन मैनेजर है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन सबके मैनेजर्स यूं समझ ले जीरो से मुझसे बजट मांग रहे होंगे। ये नहीं बोल सकते पिछले साल इतने दिए थे, इस साल इतने थे। बोला पिछला साल कौन सा? इंक्रीमेंटल पे नहीं आओ, सिरे से बताओ खर्चा कितना होगा। इस डिसीजन पैकेजेस में एक होते हैं बेसिक और एक होते हैं इंक्रीमेंटल। यानी एक होती है नीड, एक होती है वांट। एक जरूरी है, एक लग्जरी है। बहरहाल जितने भी बजट क्लेम करने वाले लोग हैं वो सब मुझसे मेरे पास एक डिसीजन पैकेज सबमिट करवाएंगे। मैं उन डिसीजन पैकेज की करूंगा रैंकिंग, जिस तरह लिमिटिंग फैक्टर में प्रोडक्ट्स की करते हैं ना, तो हम उसकी करेंगे रैंकिंग। जाहिर सी बात है जो बेसिक पैकेजेस होंगे उनकी पहले रैंकिंग की जाएगी, जो इंक्रीमेंटल पैकेजेस होंगे उनकी बाद में रैंकिंग की जाएगी। फिर हमने देखना है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, फंडिंग। फिर हम देखूंगा कि क्या सबको बांट सकता हूं या किसी को कटाना पड़ेगा। अगर मेरे पास फंड्स कम हैं तो बेसिक पैकेजेस को एक एक करके मैं बजट में शामिल करता जाऊंगा, रिसोर्सेज एलोकेट करता जाऊंगा। वंस द फंड्स हैव बीन एग्जॉस्टेड,
तो बाकी पैकेजेस को मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, उसको बजट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये ऑफ कोर्स एक प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस के अंदर जिनके पास ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं, उनमें ये चीज़ें करना मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें चलानी पड़ेंगी, आप ऐसे नहीं डिसकंटिन्यू कर सकते चीज़ों को। लेकिन सम एनपीओस के अंदर इसको काम किया जा सकता है। बड़ा ट्रबलसम है, बड़ी मेहनत है, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अक्सर लोग जिस तरीके से कहते हैं कि ना यार प्लानिंग पे इतना टाइम लगाया जाता है, वो वेस्ट है। जितना सोचोगे उतना घबराओगे। एक व्यू ये कहता है, जो शायद उस व्यू से हम भी बिलोंग करते हो, कि यार हमने भी तो गांव से पढ़ लिया, क्या हम भी तो बड़े हो गए, और तुम्हारे बच्चे नए हैं, इनको ये नहीं खिलाओ, उनको ऐसे नहीं करो, उनको डांटो नहीं, उनको नो नहीं बोलो, बस सही है, आप ही के बच्चे हैं। ये एक डिफरेंट जनरेशन है जो कि कॉपी करती है कि यार हम नहीं, हमारे बच्चे नहीं बड़े हो गए, हम हमारे नहीं सरकारी स्कूल से पढ़ के सीए कर गए, और तुम्हारे बच्चे को इतना महंगा महंगा स्कूल चाहिए 20-25 हज़ार फीस वाला, हमने तो सरकारी से पढ़ाया, उल्टा 10 रुपये लेके आते थे डेली घर में। एक काउंटर व्यू है। एक कहता है इतना सोचने का क्या है, बच्चों को छोड़ो, भेजो, धक्का खाएंगे, खुद ही सीखेंगे। और एक होता है नहीं 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 मेरा बच्चा गिर ना जाए। अलग व्यूज़ है, हर जगह पे स्कूल ऑफ थॉट्स होता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट जीरो बेस्ड बजटिंग वाला है, वो कहता है हर चीज़ को प्लान करके रखो और जीरो से करो। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं जितना टाइम ना तुमने प्लानिंग पे खपाया उतना एग्जीक्यूशन पे करते तो और बेहतर हो जाता। सही। एम्प्लॉइज का भी अच्छा खासा टाइम सिर्फ प्लानिंग पे चला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता है, फॉर्मल करना चीज़ों को। तो अक्सर इसको कहते हैं ये जीरो नहीं है, जेरोक्स बेस्ड बजटिंग है। जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी। तो पेपर 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 बेतहाशा चीजों को कॉपी करना पड़ता है, बर्डनसम माना जाता है। लेकिन जहां पैसों की किल्लत हो वहां करना पड़ता है। अच्छा, और फाइनली हम उसको यूटिलाइज करेंगे पैसों को कि किसको कितना कितना अमाउंट देना है। लास्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज रोलिंग बजट या फिर कंटिन्यूअस बजट। पीटीआई गवर्नमेंट ने एक नया नाम हमें मुतारिफ करवाया था, मिनी बजट। व्हाट इज मिनी बजट? हाँ, क्या हुआ था उसमें? नवाज गवर्नमेंट शायद अपना बजट देके भागी थी, नई हुकूमत आ गई, उसने कहा यार बजट बेकार है। हालांकि बजट तो नई हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन हमारा इलेक्शन पीरियड इस हिसाब से होता है कि गवर्नमेंट बजट दे के फिर जाती है। उसको जब अगर हाईली लाइकली पता है कि भाई हमारे हिसाब किताब अच्छे नहीं चल रहे किसी के साथ, तो अगली हुकूमत तो हमें नहीं मिलनी। या चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, पूरे साल को प्लान करके रखना अनरियलिस्टिक हो सकता है इफ देयर आर अनसर्टेनिटीज। अगर हालात ठीक नहीं हैं, चीज़ें डायनामिकली चेंज हो रही हैं, तो वहां पे पूरे साल की प्लानिंग करना। भाई अगर एक बच्चा बीबीए ज्वाइन कर रहा है, वो सोच ले कि मैं 2024 में अपना फाइनल ईयर करके उसके बाद फला यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा या फॉरेन चला जाऊंगा, उसके लिए तो बात समझ में आती है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर सीए ज्वाइन करने के पहले सोचे कि मैं फला सेशन में ये दूंगा, इस सेशन में इतने पास करूंगा, उसके बाद मैं फला फर्म में जाऊंगा, तो उसको बोलेंगे बेटा ये पीआरसी निभाए, अभी नया नया है, इसको नहीं पता। वहां अनसर्टेनिटी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री मुश्किल होती है, एग्जिट आसान होता है। सीए के अंदर एंट्री तो आसान है, एग्जिट मुश्किल है। लेकिन जब तक बच्चा समझे, वो एएफसी के 4 पेपर पास करने वाले बच्चे आ जाते हैं ना कि अब मैं कैफ के 4 पेपर लूंगा, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा हौले है, वो नहीं है। अच्छा, रोलिंग बजट में क्या किया जाता है कि अगर हम पूरे साल का बजट बनाते हैं ना, वो बाज़ इन्वायरमेंट्स या बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अनसर्टन हो सकता है। लेट्स से हम फॉरेक्स कनेक्टेड हैं, लेट्स से हम पेट्रोल कनेक्टेड हैं, लेट्स से हम स्टॉक एक्सचेंज कनेक्टेड हैं, जहाँ चीज़ें डायनामिकली चेंज हो रही हैं। तो हम अगर पूरे साल का बजट बनाएंगे तो वील सी द एंटायर ईयर टू फेल द बजट। देखते रहेंगे यार पहले साल मैंने पेट्रोल के पैसे लगा दिए कि भाई 170 रुपये के हिसाब से पूरे साल में पेट्रोल खरीदना है, 2 महीने के बाद ठग करके 240 पे चला गया। अब मैं बोला रहा ये क्या है? अब क्या जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो क्या पेट्रोल सस्ते में खरीदने की कोशिश करेगा? उसूलन क्या होना चाहिए, बजट रिवाइज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कहता है नहीं साल के बीच में थोड़ी, अब तो जुलाई तक जून तक वेट करना पड़ेगा, तो हम देखते रहेंगे बजट फेल होते हुए कि ये नहीं अचीव हो पा रहा। रोलिंग बजट में क्या किया जाता है, बजट बनाया तो पूरे साल का जाता है,
इसको हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी रीजनेबल है तो हम क्वार्टर वाइज बजट बना सकते हैं। जिस तरह हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, अगर क्वार्टरली अनाउंस होती हैं, अभी जिस तरह गवर्नमेंट ये भी कहते हैं ना कि पेट्रोल की कीमतें अब हर हफ्ते तय की जाएंगी, एक तो ये भी बात नहीं कि रोजाना के बना पर पेट्रोल की कीमतें तय की जाएंगी, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी है, हम 3-3 महीने के बाद अनाउंस करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको क्वार्टर्स के हिसाब से तोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, कि जैसा ही पुराना पीरियड एक्सपायर होगा हम नया पीरियड ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने बना दिया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये वाला जो पीरियड होगा ना, हमारा फोकस पूरा इस पे होगा, क्योंकि ये इसके अंदर वही असम्पशंस यूज की गई हैं जो इसमें असम्पशंस यूज की गई हैं। लिहाजा हमें लगता है ये वाला तो झूठा है, बेकार बजट है, फॉर्मेलिटी है, फोकस इस पे करना है। मिसाल जैसे ही ये एंड होता है तो हम क्वार्टर 2 का बजट रीप्रिपेयर करेंगे, हाँ, जो सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल कर रहे हैं बाय एंड ऑफ 1 अक्टूबर, क्योंकि ये पुरानी 2021 के आखिर में असम्पशंस पे बनाया गया था। तो हम इसको करेंगे क्वार्टर 2 ये फोकस होगा, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एंड अगले साल का क्वार्टर 1। तो मैंने क्या लिखा, अ न्यू पीरियड इज एडेड एट द प्रीवियस वन। जैसे ही पिछले साल का क्वार्टर 1 एक्सपायर हुआ, हमने नए साल का क्वार्टर 1 ऐड कर दिया। जैसे ही क्वार्टर 2 एक्सपायर होगा, हम अगले साल का क्वार्टर 2 ऐड करते जाएंगे। बजट आपके पास एट एनी पॉइंट इन टाइम साल का तैयार होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी है। लेकिन मेन फोकस किस पे होगा, नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट मंथ। एंड हर क्वार्टर एक्सपायर होने पर, हर पीरियड एक्सपायर होने पर इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा, कंसिडरिंग द एक्चुअल सिचुएशंस प्रिवेलिंग। लिख लोगे इसको। करना आपने क्या, अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, फिर यू शुड प्लान इन द माइंड। हालांकि बुक के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन अगर अपनी जुबानी लिख दे, क्योंकि इसकी कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि ये डेफिनेशन किसी ने बता दी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो अगर उसने 2-4 मार्क्स का पूछ दिया कि व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, तो आप उसमें डिसीजन पैकेजेस का जिक्र कर देंगे, बेसिक और इंक्रीमेंटल का जिक्र कर देंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट का जिक्र कर देंगे, फ्रॉम स्क्रैच का जिक्र कर देंगे, इन्वॉल्व्स पेपर वर्क, या एवरी मैनेजर सबमिट द पैकेजेस। ये सारी चीज़ें अगर आपने लिख दी, वो समझ जाएगा कि पढ़ क्या है। अच्छा, अब होता क्या है, हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन देयर मे बी लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बहैसियत एक सीनियर मैनेजर, मैं बहैसियत एक शेयर होल्डर जो चाह रहा हूं, आप बहैसियत एक एम्प्लॉई शायद वो ना चाहें। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट खसारे में ना जाती, लेकिन जो नौकरी पे लगा है और जो वो इदारा चला रहा है, इदारे के मकासद कुछ हैं और इसके मकासद कुछ हैं। इसको हम कहते हैं लैक ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हम गाड़ी की करवाते हैं ना, तो कार में कभी क्या होता है कि अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ें और वो लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए, यानी स्ट्रेट नहीं जा रही, तो हम कहेंगे इसके दोनों टायर्स की ना आपस में अलाइनमेंट नहीं है, कोई अलग सोच रहा है, कोई अलग सोच रहा है। हम उसको क्या करते हैं, अलाइनमेंट करवाते हैं, दोनों को सेम सिम्प पे लाते हैं। बजटिंग से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स। इंसान है ना, अक्सर आप लोग देखते हैं जिस पे एहसान करते हो वही फरामोशी करता है, तो आपको उसके जूते में पैर डाल के देखना है कि यार कहीं हमने उसको ऐसा झोल दिया कि वो ऐसा डेवलप हुआ। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। आपने बच्चे को अगर बचपन से मारा होगा, डांटा होगा, या उसकी बात नहीं सुनी होगी, उसके शौक पूरे नहीं किए, उसकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली डेवलप होती है। हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे एक बजट है, उसमें एक स्लैक क्रिएट किया जाता है। स्लैक क्रिएट करने का मकसद क्या है,
ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज। भाई आप गवर्नमेंट में हो, मैं आपको कहता हूं कि इंक्रीमेंटल बजटिंग होगी। आपके अच्छा मतलब कि पिछले साल का जो खर्चा होगा ना उसी के ऊपर नया बजट बनाया जाएगा। अब आपको पेट्रोल अलाउड है एक महीने में 50 लीटर, कंजम्पशन आपकी है 16 लीटर। आपको पता है इस महीने अगर 16 कंज्यूम किए ना तो अगले महीने मिलेंगे भी 16, 17, 18, 19। जब मुझे 50 यूनिट्स मिल रहे हैं तो कंज्यूम क्यों ना करूं? आप क्या करोगे? डेलिबरेटली उसको व्हाट इज इन द बजट मस्ट बी स्पेंट। आप अगर बाबडा के एम्प्लॉई हैं, अगर आपने यूनिट्स कम कंज्यूम किए और मुझे डेटा आ रहा है कि आपने यूनिट्स जो दिए वो ज्यादा है, तो वो अगले बार यूनिट्स कम कर देंगे। आप क्या करोगे? जानबूझ के पूरे यूनिट, भले सर्दियां हो लेकिन यूनिट्स पूरे कंज्यूम करोगे, क्योंकि अगले साल का जो बजट बनना है वो इसी के ऊपर बनना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कितने का मटेरियल मिलेगा, कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, आप डेलिबरेटली कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट करेंगे। बिकॉज अगर मैंने आपको ज्यादा खर्चा अलोकेट कर दिया तो आपकी जिंदगी ऐसे सुकून में होगी, सुकून में बैठोगे कि कोई मसला नहीं है, मुझे मेहनत ही नहीं करनी, मैंने बजट ज्यादा पास करवा लिया। ठीक है। और अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज, जो रेवेन्यू मैनेजर्स होंगे जिनको पैसे कमाने हैं वो जानबूझ के वॉल्यूम भी कम बताएंगे और प्राइस भी कम बताएंगे। वो ये चाहेंगे सिंपली कि आसान अचीव हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत। इंश्योरेंस एजेंट हो वो हल्का टारगेट लेगा, वो टारगेट में इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। इसको हम कहते हैं टू क्रिएट अ स्लैक। वो बजट में क्या क्रिएट करते हैं? स्लैक क्रिएट करते हैं, खर्चों को ओवर एस्टिमेट करके, रेवेन्यू को अंडर एस्टिमेट करवा के। एक होता है डिसफंक्शनल बिहेवियर। मैनेजर जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से ज्यादा रखे तो उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल बिहेवियर। बायोमेट्रिक्स करके घर के काम पे चला जाए, इदारे में नहीं बैठ रहा, काम कर रहा है, वो देख रहा है यार इस बंदे का काम है, सरकारी खर्चा होगा तो इतने में हो जाएगा, अब सरकार को क्यों दूं, दरबारी कर लेते हैं। उसको कहता हूं भाई देख, डायरेक्ट कर देता हूं तुम्हारी बिजली, महीने में 5,000 मुझे दे देना। हालांकि कंज्यूम आप 20,000 की बिजली कर रहे हो लेकिन आपका मीटर बंद है। मैं इदारे के ऑब्जेक्टिव को मरवा के अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करवा रहा हूं। सही मिसाल, एक होता है डिवीजन का ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। मैं एक डिवीजन चला रहा हूं, मैंने देखना यार मेरे कैंपस की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो कोई बच्चा अगर सोच रहा है कराची में एडमिशन लेने का, मिसाल के तौर पे मैं उसको बोलूंगा चलो डिस्काउंट दे रहा हूं, यहां आ जाओ। हालांकि वहां जाए या यहां जाए इदारे को तो बराबर है, लेकिन अगर उसको डिस्काउंट देके मैं यहां बिठा देता हूं तो काउंट ये होगा कि मेरा स्टूडेंट है। इंश्योरेंस एजेंट अपनी कमीशन छोड़ देते हैं, कटाते हैं, ऐसे बाकायदा काटते हैं। वो क्या करते हैं, मुझसे करवा दो इंश्योरेंस, मैं तुम्हें बॉम्बे बेकरी का केक भी दूंगा, अपनी कमीशन भी छोड़ दूंगा। दूसरा कहता है ना तुमने कमाया ना मुझे कमाने दिया, लेकिन बोले यार मेरी परफॉर्मेंस में आएगा ना कि मैंने इंश्योरेंस करवाई है। डिसफंक्शनल में क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जो कंपनी के लिए तो पॉजिटिव एनपीवी जनरेट कर रही है, वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न आईआरआर दे रही है, लेकिन मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले ही ज्यादा है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन जब मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एवरेज आरओआई गिर जाएगा। मिसाल के तौर पे कंपनी का वैक 12% है और मेरा आरओआई 20% आ रहा है, मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 17% रिटर्न दे रहा है, क्या मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपनी को? हाँ, क्योंकि 12% से ज्यादा है। लेकिन मैं अगर उसको अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल करूंगा तो मेरा एवरेज आरओआई, मैं क्या करूंगा, इसको हम क्या कहते हैं, डिसफंक्शनल। जहां पे मैं अपना ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी पे रखूं एज कंपेयर टू, एक वर्ड हम यूज करते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मकसद कि वी ऑल मस्ट बी एट द सेम प्लेटफॉर्म, जो आपके लिए अच्छा वो मेरे लिए अच्छा।
एक गोल कॉन्ग्रुएंट अप्रोच होनी चाहिए, हम सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, लेकिन अगर अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी, मे भी उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपने मुझे टारगेट ही ऐसा दिया है। तो अगर एक प्लेयर खुद तो सेंचुरी करे लेकिन टीम हमेशा हारे, सचिन तेंदुलकर के हवाले से हमेशा यह मशहूर रहा कि जिसमें वो सेंचुरी करेगा टीम हारेगी। तो हम ये कह सकते थे कि यार उसका अपना भाई, वो तो अच्छा बेस्ट प्लेयर बन गया ना, वो तो बेस्ट प्लेयर बन गया ना, लेकिन टीम का सोचूंगे अपना, ऐसे कैसे टीम का? ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, जब आपके सर पे आएगी ना तो आप भी अपना सोचेंगे। आप ऐसा बनाओ सेटअप कि हम दोनों एक दूसरे के फेवर में सोचें। डिसफंक्शनल बिहेवियर। अच्छा, स्टाइल्स क्या होते हैं? एक होता है इम्पोज्ड, टॉप डाउन, प्लान करके थोप दिया जाएगा, ये करो, बोलेगा सर होगा नहीं, चुप कर, हो जाएगा। टॉप डाउन। जो कमिटी होती है, बजट कमिटी, वो एक टारगेट सेट करेगी और होल्डर को दे देगी कि तुम पकड़ो। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। इसमें डीमोटिवेशन होती है। और एक होती है बॉटम अप, पार्टिसिपेशन। मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या लगता है सेल्स कितनी होंगी, यूनिट्स कितने बनेंगे, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, कितने में परचेज किया जाएगा। आप मुझे अपना इनपुट देते हैं और वी निगोशिएट। ऐसा नहीं आपने मुझे जो दिया मैंने बात मान ली। अगर आपकी कहीं को मान लिया तो स्लैग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं निगोशिएट करता हूं बिकॉज प्रैक्टिकल डेटा मेरे पास भी तो है। आपने बोला सिलेबस हो गया, मैं मान तो नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा कि यार क्या वाकई में हुआ भी है। पूछ रहा आपसे कि सर आप बताओ, भाई आप बताओ कितने यूनिट्स बना सकते हो, और आप बताओ कितने सेल्स यूनिट्स बेच सकते हो। आपने मुझे इनपुट दिया और मैंने अकॉर्डिंगली उस पर वर्क किया, राइट। मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेशन रिवॉर्ड से आती है। रिवॉर्ड हर किसी को पैसा मोटिवेट नहीं करता। एक होता है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक होता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। एक बंदे को आप तनख्वाह बेतहाशा दो लेकिन जलील करो, वो कभी कहते कुत्तों के साथ खिलाता है, पैसे तो देता है लेकिन हालत बड़ी खराब करता है मेरी, वो कभी भी मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेगा। और एक होता है कि आप उसको साथ बिठा के खिलाओ, पैसे भले कम दो। आप देखोगे जो ज़्यादा अरसे तक ड्राइवर या कोई प्रोफेशन या कोई बंदा किसी सेट के साथ जो रहता है ना, वही कहता है अरे इज्जत बड़ी करते हैं। मेरे साथ, मेरे ऊपर कभी भी आएगी ना, मेरे बच्चों के ऊपर कभी भी आएगी ना, ये पहले पहले खड़ा होता है कि मैं सपोर्ट करूंगा। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तालियां बजवा दी, वाह 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 वाह। तो हर बच्चा मे बी डिस्काउंट से खुश नहीं होगा, स्कॉलरशिप से खुश नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको एक अप्रिसिएशन दी, उसकी तस्वीर लगा दी, तो उसको कहीं वो भी होता है यार, चार उसके गांव में, उस एरिया में मिसाल एक बंदा रहता है, मैं पता करूं यार इस एरिया में रहता है, उसको बताए बगैर उसके एरिया में स्ट्रीमर्स लगवा दूं, उसकी तस्वीर लगा दूं, कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, तो फिलहाल तो वो गुजरते हुए बाइक पे जाते हुए अलग ही ख्यालों में जाएगा ना कि यार कमाल है। और लोग बोलेंगे तुम्हारी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है शहर में यार, तुम तो बड़े हीरो बन गए। पैसे नहीं मिले भले उसको, लेकिन उसको ये जो चीज़ मोटिवेट करेगी ना, उसका लेवल नेक्स्ट हो सकता है। कुछ इदारे अपने एम्प्लॉयज़ का ये वाला ख्याल रखते हैं, तो एम्प्लॉय भी ऑनेस्टी दिखाता है। लेकिन अगर आप पैसे तो आपको दूं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट ना करूं, आपका ओपिनियन इतना मैटर ना करे मेरे लिए, तो यू कैन नॉट स्टे लॉन्गर विथ मी। सही है। तो ये पूरे बजटिंग के पार्ट।